आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली, कोई भी वर्क प्लेस है, उसको आप अपॉर्चुनिटी समझ के वहाँ पर काम करने जाते हैं, लेकिन आसपास के मर्द उस औरत को अपॉर्चुनिटी समझ रहे होते हैं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे उनके घर में जो मर्द है उसका हाथ है, ये उसे घर आकर ज़बरदस्ती कहना पड़ता है, हालांकि उसका कोई हाथ नहीं होता। मेल मेंबर्स ने और सोसाइटी ने फीमेल्स को स्ट्रॉन्ग तो बना दिया है ना, विमेन को स्ट्रॉन्ग तो बना दिया, पर उस स्ट्रॉन्ग वुमेन को हैंडल कैसे करें ये मेन को नहीं सिखाया। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ब्यूटी पैजेंट इज ऑल अबाउट ब्यूटी, बट ऐसा नहीं है। मैं जो जीती हूँ वो मैं अपनी खाली सुंदरता की वजह से नहीं जीती हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग। बिल्कुल, औरत औरत की दुश्मन होती है, ऐसा कहा जाता है। आपको क्या लगता है? स्टोरीज बियॉन्ड फ्रेम्स के आज के एपिसोड में हमारे साथ है मिसेस मनीषा आनंद, जो कि इस साल मिसेस इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं, जिनसे हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई टैबूज़ को लेकर, स्टीरियोटाइप्स को लेकर और फेक फेमिनिज्म को लेकर। आपको एक वर्ड बड़ा सुनने को मिलता होगा, टर्म जिसको कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, बहुत सुना होगा आपने। Yes. आपको क्या लगता है, ये स्टीरियोटिपिकल नहीं है थोड़ा? बचपन से मैंने ये सुना था कि जो ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं, या होल थ्रू आउट द टीनेजर ऑल्सो माई लाइफ, कि जो ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं वो ब्रेनी नहीं होती हैं, तुम एक्सेप्शनल हो। तो मुझे बड़ा ख़राब लगता था कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि जो सुंदर होता है उसमें दिमाग नहीं होता है, या वो दिमाग का यूज़ नहीं करते। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बचपन से मेरे घर में बहुत पढ़ाई लिखाई का माहौल था। पापा कॉलेज में प्रोफेसर, और जो घर में उनके फ्रेंड्स आते थे तो वो भी आकर सबसे पहला प्रश्न यही पूछते थे कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छा अभी क्या चल रहा है। तो घर में एक पढ़ाई लिखाई का माहौल था, एंड आई वाज होल थ्रू आउट माई लाइफ आई वाज स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर। तो एक जो पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस रहा, और बचपन से ही, सिंस हम छोटी जगह में भी थे, उसका भी शायद फ़र्क पड़ा होगा, और पापा का बहुत इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर। मैं पापा जैसा ही बनना चाहती थी। मैं देखती थी कि टीचर्स डे पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो उनके पाँव छू रहे हैं, और फूल माला लेकर आते थे, गुलदस्ते लेके आते थे। तो इट यूज़ टू बी लाइक अ फेस्टिवल एट माई हाउस ऑन टीचर्स डे। तो वो बहुत एक पापा का प्रभाव था, और पापा ने हमेशा बचपन से ही मैं बहुत सिंप्लिसिटी से रखा, और बहुत अच्छे से रखा। बहुत छोटी जगह पे होने के बावजूद, जहाँ पे लड़की लड़की में ऐसा भेदभाव होता है कि घर में अगर एक लड़का है तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा, और अगर उसी की बहन है तो वो एक हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में जाएगी। लेकिन मेरे पापा ने कभी ये भेदभाव नहीं रखा, और मुझे प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ने भेजा। तो उस बैकग्राउंड के तहत मैं आपको बता रही हूँ कि जो पूरा फोकस रहा वो पढ़ाई पे रहा, करियर पे रहा। शादी भी जल्दी हो गई, बेबी भी हो गया। उसके बाद हस्बैंड का भी था कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तो आगे तुम्हें जो भी पढ़ना है, करियर बनाना है, बनाओ। तो इस बैकग्राउंड से मैं ये कहना चाहती हूँ निधि कि जो सुंदर लड़कियाँ होती हैं, जो मैंने अभी नोटिस किया है कुछ सालों में, मैं बहुत स्टूडेंट्स के बीच में रहती हूँ, तो उनका फोकस किस पे हो जाता है, ज़्यादा करके अपनी ब्यूटी पे चला जाता है, अपने आप को और सुंदर रखने में, और कैसे हम दिख रहे हैं, लुक्स में, ड्रेस पे, मेकअप में। तो क्या होता है, फोकस थोड़ा पढ़ाई से हट जाता है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहा जाता है कि जो ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं वो उनमें दिमाग नहीं होता है, या वो दिमाग को उतना इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि उनका फोकस उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस पे ज़्यादा रहता है। बट ऐसा नहीं है। बहुत ही सुंदर महिलाएं मैंने देखी हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं करियर में, बहुत समझदार हैं, और बहुत ही सेंसिबल हैं, और बहुत अच्छा कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक बहुत खूबसूरत लाइन है, मुझे राइटर तो नहीं याद आ रहा है, कि लड़की जो सुंदर होती है, माँ बता रही थी कि जो लड़की सुंदर होती है उसकी शादी अच्छे घर में होती है। तो माँ स्त्री की विशेषता नहीं, पुरुष की कमज़ोरी बता रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पैट्रियार्की का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, कि अगर आप सुंदर होंगी तो ही अच्छा घर मिलेगा, तो अपने आप पे ध्यान दो। हाँ। पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, तुम्हें क्या करना, आगे जाके घर ही संभालना है। लेकिन समय बहुत बदल रहा है निधि। सिंस आई एम अ काउंसलर, तो मैं देखती हूँ मेरे पास बच्चे करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को करियर काउंसलिंग के लिए लेकर आते हैं, लड़कियों को भी लाते हैं, लड़कों को भी लाते हैं। तो आजकल ये बहुत स्ट्रॉन्ग है पेरेंट्स में कि बेटा हो या बेटी, बेटी को तो आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट होना ही चाहिए। जिस तरीके का माहौल है आजकल, बहुत जल्दी शादियां टूट जाती हैं, एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं, या वैसे भी एक आपके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको सेल्फ रिलायंट
सेल्फ डिपेंडेंट, स्पेशली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जहाँ तक रही बात पुरुष की कमज़ोरी की और पैट्रियार्की की, ये मुझे ऐसा लगता है ये इतने सदियों से चला आ रहा है कि वो अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीपली एम्बेडेड हो चुका है। बिल्कुल। और कि जैसे सुंदरता देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये तो इसका गुण है, जबकि ये एक जस्ट एक फीचर है जो गॉड गिफ्टेड है। मेरी बुआ मुझे हमेशा बचपन में बोलती थी कि तुम सुंदर हो तो क्या हुआ, ये इसमें तुम्हारा कोई योगदान थोड़ी है, ये तो तुमको ईश्वर की देन है, गॉड गिफ्टेड है, तुम्हारी क्या क्वालिटी है, तुम्हारा क्या स्किल है। बिल्कुल। तो हमेशा ये लगता था कि हाँ मुझे कुछ बेहतर करना है, अच्छा करना है। तो ये सारी चीज़ें घर से ही शुरुआत होती है। और मुझे लगता है कि पुरुष की अगर आप बात करें, कमज़ोरी की बात करें, तो चाहे पुरुष हो या महिला हो, सुंदर चीज़ें देख के सभी को अच्छा लगता है। भले वो एक सुंदर सा कमरा हो और है ना, बाहर आप नेचर में जाओ, सुंदर से पेड़ हो, फूल हो, या फिर सुंदर सा चेहरा हो, वो देखकर तो अच्छा लगता है, पर मुझे लगता है सुंदर चेहरे के साथ सुंदर मन भी होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपने तो MPPSC भी क्रैक कर लिया था, राइट। फिर कैसे ब्यूटी और MPPSC दोनों बिल्कुल अलग अलग हुए? जी, देखिए जैसा मैंने आपको बताया, शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का रहा माहौल, और कॉलेज टॉपर भी थी मैं, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल भी मिला। लेकिन मेरी मैरिज भी हो गई थी, बच्चा भी हो गया था, मेरा बेटा भी हो गया था। और पढ़ाई लिखाई मेरी चलती रही। UPSC प्रिपेयर कर रही थी मैं, बट UPSC क्लियर नहीं कर पाई। और मैं इसमें एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी कि मैं शादीशुदा थी और मेरा बच्चा भी था और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी, इसलिए मैंने क्लियर किया, ऐसा नहीं है। अगर और ज़्यादा टैलेंट और ज़्यादा मेहनत होती तो शायद मैं UPSC भी क्लियर कर लेती। MPPSC तो क्लियर किया ही था। बट जब तक MPPSC का रिज़ल्ट आया तब तक हमने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया था, खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 2007 में, और वो चला 2015 तक। तो शुरू से ही मैं ट्रेनिंग, काउंसलिंग, मेंटरिंग, गाइडिंग में रही। मैंने कभी इस तरफ सोचा नहीं कि मैं ब्यूटी पैजेंट में जाऊंगी। लेकिन ये ज़रूर रहा कि हर कॉलेज के और स्कूल के फेयरवेल में मुझे ही मिस और मिसेस का टाइटल मिलता था। जी, ये रहा। तो लेकिन जब ये पता चला कि ये पैजेंट हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये रही कि देखिए ब्यूटी पैजेंट में क्या लगता है कि ब्यूटी पैजेंट इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी। ये एक मिथ है जी। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ब्यूटी पैजेंट इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी, बट ऐसा नहीं है। जो जीती हूँ वो मैं अपनी खाली सुंदरता की वजह से नहीं जीती हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग। बिल्कुल। बिकॉज मुझे हैबिट है कि मैं एंटर कर रही हूँ हॉल में, सेमिनार हॉल में, ऑडिटोरियम में, सामने 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, और मैं बहुत कंफर्टेबली उनसे बात कर रही हूँ, अपना टॉपिक ले रही हूँ, ट्रेनिंग सेशन ले रही हूँ। तो जब मैं वहाँ स्टेज पे गई तो मुझे कोई डर नहीं था, कोई फियर नहीं था। तो ये जो, और मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की तो ट्रेनर ही हूँ मैं, तो ये जो 3 एस्पेक्ट्स थे, इसने ही मुझे विक्ट्री दिलाई। बिकॉज लास्ट आपका जो राउंड होता है वो होता है क्वेश्चन आंसर राउंड। हाँ जी। और वहाँ पे जो बहुत सारी कंटेस्टेंट्स आई थी, बहुत सुंदर, टैलेंटेड, कॉन्फिडेंट, बट कभी कभी क्या होता है उनको इतना हैबिट नहीं होती पब्लिक को फेस करने की, तो एक थोड़ा सा डर आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है उसमें, तो थोड़ी सी नर्वसनेस में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। बट इंट्रोडक्शन राउंड में और क्वेश्चन आंसर राउंड में जो कॉन्फिडेंस था, मुझे कोई डर नहीं था कि हाँ सामने पब्लिक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरी विक्ट्री में। तो जैसे MPPSC आपने कर लिया था और साथ के साथ आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहा था। हाँ, देखिए MPPSC में मेरा जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आया तब तक हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर चुके थे और उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। तो फिर मैंने MPPSC की जो पोस्ट है वो ज्वाइन नहीं की थी। लेकिन वो जब फेल हुआ, वो बिज़नेस आइडिया नहीं चला, तो आपको रिग्रेट नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं कि वो बिज़नेस आइडिया नहीं चला। 2007 से 2015 तक बहुत सक्सेसफुली हमने अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन किया, और सक्सेस ग्रोथ बिल्कुल ऐसे जा रही थी, 10, 11 आगे बढ़ती जा रही थी। बट 2010 आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। मेरी डॉटर हुई और मैंने उसको बहुत ही मन्नतों से मांगा था कि मुझे एक बेबी गर्ल चाहिए है, एंड बिटिया चाहिए, मुझे एक लड़की चाहिए, और ईश्वर की कृपा से मुझे लड़की हुई भी, बिटिया हुई भी। तो फिर मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना था, और जब वो छोटी थी तो आधा दिन मैं उसके साथ घर पे रहती थी और आधा दिन उसको साथ में इंस्टीट्यूट लेके जाती थी, और जितनी देर मैं सेशंस लेती थी उतनी देर कोई ना कोई उसका वहाँ पर सब ध्यान रख रहे होते थे। बट जब वो 4-5 ईयर्स की हुई
तो उसने मुझे कहना शुरू किया कि आई डोंट वांट टू कम टू द इंस्टीट्यूट, मुझे गार्डन में खेलना है, फिर उसकी फ्रेंड्स, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्लास है या बर्थडे पार्टीज़ हैं। तो मुझे लगा कि स्कूल तो मॉर्निंग आवर्स में चली जाएगी वो, तब मैं अपने काम निपटा लेती थी, बट इंस्टीट्यूट में क्लासेस इवनिंग में ही होती हैं, तो इवनिंग तो कंपलसरी था। तो फिर मैंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, बहुत सोचा, एंड इट टुक मी 6 months टू डिसाइड, एंड देन आई शट डाउन द इंस्टीट्यूट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी विद माई डॉटर। मेरा ये मन नहीं था कि शाम को वो घर पे अकेली है या मेड सर्वेंट्स के साथ है या किसी और के साथ है और मैं अपना क्लासेस ले रही हूँ या मैं अपना काम कर रही हूँ बेसिकली। बट जब इक्वालिटी की बात आती है तो इस बारे में कोई बात नहीं करता है कि माओं को या मतलब फीमेल को क्या क्या छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी जगह पे आपके हस्बैंड होते या किसी भी और घर का मेल होता तो उसको शायद नहीं छोड़ना पड़ता। हाँ। वो कंटिन्यू रखते क्योंकि माँ है संभालने को, लेकिन जब माँ काम करती है तो कोई नहीं होता है पीछे संभालने को। जब मैं प्रेग्नेंट हुई और मैंने जब ये न्यूज़ डिस्क्लोज़ की तो लिटरली मुझे यही कहा गया कि तुम क्या कर रही हो, तुम अपने करियर के पीक पे हो अभी। अगर अभी तुम्हारा बेबी हो जाता है तो तुम्हारे करियर में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, तो यू शुड नॉट गो अहेड विद दैट। बट मैंने कहा, आई पुट माई फुट डाउन कि नहीं, मुझे तो आगे कंटिन्यू करना है, मैं मैनेज कर लूँगी। एंड उसके बाद भी जब ये बात आई इंस्टीट्यूट बंद करने की, तब भी ये मेरी ही चॉइस थी। मतलब तुम्हें कंटिन्यू करना है तो करो, तुम आगे बिल्कुल कर सकती हो। लेकिन एक होते हैं ना कि जो हम सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे, एक बेसिक नेचर भी होता है एक फ़ीमेल का, केयरिंग, लविंग और ममता। तो मतलब मुझे सिंस जब बेटा छोटा था ना, तो घर में बहुत फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे इन लॉज थे, सिस्टर इन लॉ थे, पूरा जॉइंट परिवार था। तो बेटी का बचपन मुझे पता ही नहीं चला। तब मैं पढ़ भी रही थी, तैयारी भी कर रही थी MPPSC की, और घर में बहुत लोग थे संभालने की, तो उसका बचपन मैं उतना इन्जॉय नहीं कर पाई। और मुझे अपनी बिटिया का चाइल्डहुड इन्जॉय करना था, उसके साथ रहना था, तो इट वाज माय कॉल। बट मुझे लगता है कि देखिए, आप जहाँ में समाज में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो हमारे DNA में आ चुका है कि मेल मेंबर जो है ही विल गो आउट, काम करेंगे, एंड उस तरीके से उनका माइंडसेट, उनकी अप्रोच वैसी डेवलप हो चुकी है। बहुत ही कम मेल मेंबर्स मैंने देखे हैं, कभी हम फिल्म में देख लेते हैं या कभी रियल ज़िंदगी में, तो बहुत ही कम कि वो ये चॉइस दें कि ठीक है मैं रुकता हूँ घर पे, बच्चे को देखता हूँ, तुम जाओ। देखिए, कभी कभी मेरे साथ भी ये होता है, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड बच्चों को बहुत बचपन में बहुत देखते थे जब वो फ्री रहते थे, या जब उनके पास नहीं है काम, वो टाइम समय दे सकते हैं, उतनी देर वो ज़रूर बिटिया को रखते थे कि तुम जाओ अपनी क्लासेस लो। और बट इट वॉज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। मदर गिल्ट भी आ जाता है। मदर गिल्ट पहले आता था कि मतलब बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं या वक्त कम दे पा रहे हैं। बट अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरी डॉटर टीनेजर है, एंड जितनी इंडिपेंडेंट वो है, अपने सारे काम वो मैनेज कर लेती हैं। अभी से नहीं, बहुत साल से, 3-4 सालों से, कोविड से मैं उसको देख रही हूँ। कोविड वॉज द टाइम जब मुझे उसके साथ फिर से और बहुत समय व्यतीत करने का मतलब मौका मिला, और मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो भी पूरे समय घर में थी और मैं भी घर पे थी। तो हम लोग जब बातें करते थे तो मुझे लगता था 10 साल की बच्ची और इतने सेंसिबल आंसर्स आगे से देती है कि मुझे ही सोच समझ के बोलना पड़ता है। मतलब मेरी सारी ट्रेनिंग, सारी काउंसलिंग की टेस्ट परीक्षा उसके सामने हो जाती थी। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि वो कितनी इंडिपेंडेंट है, अपने काम सारे कर सकती है, प्लस वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। तो जब वर्किंग वुमेन होती हैं, वो बाहर जाती हैं, तो बच्चों को चीज़ें खुद मैनेज करनी होती हैं, तो और उनके अंदर इंडिपेंडेंस आती है। और जहाँ तक मदर गिल्ट की बात है, आई टेल यू, मदर सारे कॉम्प्रोमाइज़ करती है। अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपनी सारी चीज़ें कैंसिल करके उसके पास रहेगी। तो जब बहुत ज़रूरत है, जब इमरजेंसी है, तब वो बच्चों के पास है और उनका गाइडेंस है। देखिए, मैं आपको एक बात और बोलूँगी, जब मम्मी बाहर काम करने जाती है तो उनका माइंडसेट जो होता है बहुत ओपन होता है जी, उनको वो अपडेटेड होती हैं। वरना मैं आपको आज के ज़माने में बताऊँ, मैं काउंसलर हूँ इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ, जो बच्चे मेरे पास आते हैं 9, 10, 11, 12 के, वो अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते, दे टेक देम फॉर ग्रांटेड। और अगर घर में बच्चे कांस्टेंट मुझसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, और मेरी डॉटर तो मैं किचन में काम कर रही हूँ और वो अपनी स्टडीज़ रिलेटेड, इंग्लिश के वर्ड्स रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछती रहती थी, और मैं सारे उसको आंसर्स देती जाती थी बिना कहीं कुछ देखे। तो मुझे जो उससे एक रिस्पेक्ट मिलती थी ना कि आपको तो सब पता रहता है, तो वो
मेरे जो मदर गिल्ट या आप बोलिए सारी उसकी एक ट्रॉफ़ी मिल जाती है, एक नोबेल प्राइज़ की तरह एक ट्रॉफ़ी मिल जाती है आपको कि बच्चे आपको कुछ समझते हैं। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज के ज़माने में। तो इसलिए अब मुझे मदर गिल्ट नहीं लगता है, बिकॉज़ बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट हैं, समझदार हैं, और प्लस वो इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं कि मेरे मदर और फादर दोनों काम करते हैं, और मदर को भी सब चीज़ें पता है, वो अपडेटेड हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड डेवलपमेंट। बट टीनेजर्स के साथ कहते हैं कि ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं पेरेंट्स के। तो अभी जैसे आपके बच्चे टीनेजर्स हैं, हाँ जी, तो आपको नहीं लगता कि कभी कभी ऐसा होता होगा कि उनको आपकी ज़रूरत होती होगी जिस वक्त कि वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, राइट, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं और आप नहीं हैं उस वक्त? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ज़रूर होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बिज़ी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ही मुझे इंटरव्यू के लिए आना था, एंड माय डॉटर वाज टॉकिंग टू मी समथिंग कि मेरी फ्रेंड का ये, तो आई लिटरली आस्क्ड हर, इज़ इट अर्जेंट? तो बिकॉज आई हैव टू रश, आई एम गेटिंग लेट। तो शी वाज लाइक कि मुझे अपनी फ्रेंड के साथ जाना था। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप कोऑर्डिनेट कर लो, आई विल पिक यू। फिर मुझे लगा, मैं कार से फिर वापस आई, फिर मैंने उसको बोला कि मैं आ जाऊँ वापस, फिर हम आराम से बैठ के बात करते हैं। जैसे कल डॉटर्स डे था जी, तो आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, अपने सेशन के लिए बाहर गई हुई थी। और मैंने शाम को रियलाइज़ किया कि आज डॉटर्स डे है, तो फिर मैंने उसको मैसेज किया अपनी डॉटर को कि हम लोग कल सेलिब्रेट करते हैं। एंड रात को जैसे ही मेरी फ़्लाइट लैंड हुई और उसने मुझे कॉल किया, आप आ गए, तो उसने मुझे कहा, बहुत ही प्यार से कहा कि दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ हर, अनलाइकली आउट ऑफ हर। शी इज़ लाइक, वैसे आज कोई डे था? तो मैंने कहा मैंने आपको मैसेज किया, आपने देखा? हाँ मैंने देख लिया। मैंने कहा ताशा हम कल सेलिब्रेट करें? हाँ कोई बात नहीं मम्मा। तो आई वॉज रियली टच्ड कि वो समझ रही है, मतलब उसको ये नहीं लगा कि आज मम्मा मेरे साथ नहीं थी और मतलब आज मेरा डे सेलिब्रेट नहीं किया, तो आज आफ्टरनून में हम लोगों के प्लान्स हैं। तो ये समझदारी भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये वो बात ये समझती है, मतलब मैंने 5 इयर्स पहले स्टेटस डाला भी था, 5-6 इयर्स पहले, कि एवरी डे इज़ अ डॉटर्स डे एट माई होम, क्योंकि डेली मैं बहुत टाइम उसके साथ स्पेंड करती हूँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, बहुत बातें करते हैं हम लोग, बहुत क्लोज़ हैं। और अगेन मैं बात रिपीट करूँगी, सिंस मैं बहुत स्टूडेंट्स के साथ रहती हूँ, टीनेजर्स के साथ रहती हूँ, तो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ उससे जी। और मैं थोड़ा जानबूझ के उसके साथ लाइट रहती हूँ, और उसके फ्रेंड्स में मैं फ़ेमस हूँ कि तुम्हारी मम्मा तो बहुत कूल है, और मैं कोशिश करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बातें मुझे बताएं। तो ये बॉन्डिंग होना, कम्युनिकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो इस बात को समझती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक स्पेशल डे ही साथ में मनाया जाए। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें, आपका कनेक्शन बहुत डीप होना चाहिए। अगर जो क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, मतलब जितनी देर आप बच्चे के साथ हैं उनसे ऐसे बात करें कि आप उनको समझ रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, पेरेंट्स बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब नहीं किया, माहौल पूरा अलग है, 360 डिग्री चेंज हो चुका है। मतलब जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स से आज भी बात करते हैं कि हाँ जी मम्मी, हाँ जी पापा, और जो उन्होंने बोला वो क्लोज़। आजकल के बच्चों के साथ आपको पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा, आप कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, ये क्यों पहन के जा रही हो, ऐसे तैयार होके जा रही हो, और मतलब लॉट ऑफ थिंग्स कि ये करना है, क्यों, वाई, पहले आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो दैट्स द काइंड ऑफ लॉजिकल डिबेट, आर्ग्यूमेंट में जो कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी, बट पेशेंटली उनको आपको सारी बातें बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। वो दिन गए जब आपने बोल दिया कि ये ऐसा करना है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा है, मम्मा ने कहा है, या पेरेंट्स ने कहा है। बिल्कुल। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरे दोनों बच्चे मुझे बहुत समझते हैं, और वो इस बात की शिकायत नहीं करते कि आप बिज़ी हो या हमारे पास नहीं हो, क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि मैं बहुत थक के भी आती हूँ और उनको ज़रूरत होती है तो मैं पूरा सब कुछ छोड़ के फिर रात में उनके साथ बैठी हूँ, या हम लोग छुट्टी पे चले जाते हैं 2-3 दिन का, कभी मैं बीच में ब्रेक ले लेती हूँ सो दैट आई एम देयर विद देम। जैसे अभी आगे त्यौहार की वजह से छुट्टी आने ही वाली है, तो मैंने ऑलरेडी सोच लिया है कि बच्चों के साथ घर पे किस तरीके से टाइम स्पेंड करना है, वो बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हम जब घर पे भी होते हैं या उनके साथ भी होते हैं, तो अगर बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं या उनको पूरा अटेंशन या टाइम दे के बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको डिस्कनेक्टेड लगता है, फिर उनको ख़राब लगता है।
जैसे फैमिली तो टाइम के साथ साथ समझ जाती, बच्चे भी समझ जाते हैं, लेकिन रिलेटिव्स और नेबर्स के बड़े ओपिनियन रहते हैं वर्किंग वुमेन को लेकर, कि बच्चा छोड़ के चली जाती है ना, खुद तो तैयार होके निकल जाती है। पहले ही मैं बहुत सुनती थी जब मैंने नया नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था और मेरा बेटा छोटा था, एंड मुझे कहीं कहीं से सुनने को मिलता था कि वो तो तैयार होके चली जाती है, घर का तो कुछ काम करना नहीं है, बच्चे को छोड़ के चली जाती है। और बट शुरू में थोड़ा लगता था आप अफेक्ट होते हो। जो आजकल ये टर्म फेमस हो रहा है, फोपो, फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी फैमिली आपको समझती है, आपके हस्बैंड को आपके ऊपर ट्रस्ट है, आपकी फैमिली को आपके ऊपर ट्रस्ट है, देन नथिंग शुड मैटर। आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके पेरेंट्स हों या जो भी हैं। जब मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था तो मैं सडनली बिल्कुल 12 आवर्स 16 आवर्स के लिए ऑक्यूपाइड हो गई थी, क्योंकि जब आप खुद का काम स्टार्ट करते हो तो पूरा इन्वॉल्व होके करते हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। तो तब मेरे रिलेटिव्स को बहुत शिकायत थी कि ये तो फ़ोन ही नहीं करती है और भूल ही गई है जी। लेकिन जैसे जैसे आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ते जाते हो, आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, और जब आपको सोसाइटी, बाहर लोग रिकग्नाइज़ करने लगते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, इन टर्म्स ऑफ अवार्ड्स, या अवार्ड्स ना भी हों, आप अपनी खुद की जब पहचान बना लेते हैं तो इन्हीं लोगों का ओपिनियन आपके लिए चेंज हो जाता है। अरे ये तो हमारे घर की है, ये तो हम इसको जानते हैं, ये हमारी फ्रेंड है, या ये हमारी भाभी है या चाची है, वट एवर इट इज़, फिर आपका सबसे रिश्ता हो जाता है। यस, तो ये पूरा साइकिल मैंने अपनी लाइफ में देखा है। तो अब मुझे पब्लिक ओपिनियन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मैं बस इस बात में विश्वास रखती हूँ कि आप अपने अंदर से क्लियर होना चाहिए, आपको अपने अंदर से सच्चा होना चाहिए या कमिटेड होना चाहिए, और आपका जो अप्रोच है काम करने की वो ये होनी चाहिए कि आप किसी को हर्ट ना करें, अपने काम पे फोकस करें, जहाँ जितनी ज़्यादा किसी की भी हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए, तो इट कम्स बैक टू यू इवेंचुअली। कुछ समय में वो सारी चीज़ें आपके पास लौट के आती ही हैं। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो आप बोते हैं वो आपको मिलता ही है। तो इसलिए आई एम वेरी रिलैक्स्ड, आई एम वेरी हैप्पी। एक फ्रेंड ने मुझे ये कहा था और मुझे बड़ा दुख भी हुआ था सुन के, बट मैंने इसको जब ऑब्ज़र्व किया अराउंड अदर फीमेल्स तो मुझे लगा कि हाँ, कि जब आप काम करते हैं, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली, कोई भी वर्क प्लेस है, उसको आप अपॉर्चुनिटी समझ के वहाँ पर काम करने जाते हैं, लेकिन आसपास के मर्द उस औरत को अपॉर्चुनिटी समझ रहे होते हैं। होता है, सही कह रही हैं आप। और पता है क्या होता है, एक बैरियर सा आ जाता है। जैसे सपोज़ सोसाइटी है, मेल मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स दोनों से ही इंटरेक्शन होता है मेरा, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब किसी मेल मेंबर की बातों से थोड़ा सा अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो जब आपको इस तरीके से कुछ अप्रोच करते हैं, तो वहाँ ना एक बैरियर आ जाता है, एक ब्लॉक आ जाता है। फिर मतलब एटलीस्ट मुझे बाकी कुछ फीमेल्स का नहीं मालूम, बाकी कुछ फीमेल्स इसको एज अपॉर्चुनिटी लेकर के उनसे क्लोज जाके अपना काम भी करवाती हैं, ऐसी भी महिलाएं हैं। मेरा कोई जजमेंट नहीं है उनको, वो उनका माइंडसेट है, उनकी अप्रोच है। लेकिन मैं एक स्टेप पीछे हट जाती हूँ कि अगर अनकंफर्टेबल लगता है उस पर्सन से बात करना, तो फिर वो काम भी हैम्पर करता है, क्योंकि आप फिर खुल के बात नहीं कर सकते। अगर आप काम की बात के लिए भी आगे बढ़ के बात करते हैं तो फिर यही माइंडसेट आता है कि ये आगे बढ़ के बात कर रही है, मतलब ये इंटरेस्टेड है। तो ये चीज़ जो है, इसने तो मेरे लिए बैरियर की तरह काम किया है, और मुझे ये आइडिया था नहीं इस बात का, वेरी ऑनेस्टली। रिसेंटली कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले ही मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपकी जो है, उनसे मेरा फ़ोन पे डिस्कशन हुआ था, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं था, और उन्होंने मुझे अपना चार्ट देख के, कुंडली देख के बोला था कि आपकी जो बाहरी सुंदरता है वो बहुत ही मतलब अच्छी है, लेकिन यही आपके लिए आगे बाधा है, ये बाधा का काम करती है आपके लिए। तो तब मैंने रियलाइज़ किया और सोचा, तो ये एक फैक्ट निकला। तो ये बहुत दुखद है कि आप एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरह रखो ना। अगर वो फीमेल, उसको मेल और फीमेल की तरह ही क्यों देखना है आपको? अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, तब आप बिल्कुल डेफिनेटली उसको एज़ फीमेल, एज़ गर्लफ्रेंड, एज़ वाइफ, या एज़ जो भी आप उस रिश्ते को नाम देना चाहते हो दो। लेकिन कोई एक नॉर्मल फीमेल है, अगर वो वर्किंग है, तो उसको न्यूट्रल एक वर्किंग प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करना चाहिए, मुझे लगता है। तो ये बहुत बड़ा बैरियर है, एक मेंटल बैरियर है।
मतलब वो तो मेरे लिए बहुत बड़ा बैरियर का काम करता है कि फिर मैं आगे खुल करके उस पर्सन से बात नहीं कर पाती, और भले वो काम की बात हो, भले उस वजह से मुझे कोई असाइनमेंट नहीं मिले, भले उस वजह से मुझे आगे कोई रिकग्निशन नहीं मिले, बट इफ़ आई एम नॉट कंफर्टेबल तो फिर मैं बात नहीं करती। बट थैंक यू, आपने ये बात कही। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा कहा जाता है, अरे तुम तो लड़की हो ना, तुम्हें तो फ़ायदे हैं, तुम्हारे काम तो आसानी से हो जाते हैं। बट यही कहने वाले वो लोग ये नहीं समझते कि यार कितने ही कामों से हम खुद पीछे हट जाते हैं। यस, इट इज़ मोर ऑफ अ बैरियर देन अ अपॉर्चुनिटी। जो आप कह रहे हैं ना, काम हो जाते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये बात जो कहते हैं कि तुम्हारे काम तो आसानी से हो जाते हैं, मुझे जितने भी लोग मेरे लुक्स को लेके तारीफ़ करते हैं, फ्रेंड्स करती हैं, वो बात अलग है, लेकिन जब भी मेरा कोई काम या मेरी कोई क्वालिटी, या फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेशन लिया, उसके कोई पॉइंट को लेकर के कोई अप्रिशिएट करता है, तो वो मुझे वास्तव में एक अप्रिसिएशन लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो लोग ये नहीं समझते कि आपका अच्छा काम आपको आगे बढ़ा रहा है, ये अच्छा दिखती है इसलिए इसको ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट, दुखद लगता है, ख़राब लगता है। ऐसा लगता है कि आपके टैलेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रहा है। और जो कुछ क्लोज लोग होते हैं उनको तो मैं बोल देती हूँ, मतलब अब वो क्या होता है, एक एज के बाद आपकी जो टॉलरेंस की जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो आप हर छोटी छोटी बात पे बहुत स्ट्रांगली अपना ओपिनियन रखते हो। तो मेरी वो स्टेज मुझे लगता है आ चुकी है, एंड पीपल आर लाइक कि मतलब इतना स्ट्रांगली, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम कैसे बोल देती हो। तो मैं यही कहती हूँ कि बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनते बनता, स्पेशली गलत बात नहीं सुनते बनती। और इसमें इसी सिलसिले में एक छोटी सी बात मैं आपको और कहना चाहूँगी कि होता क्या है, हम फीमेल्स ही, हम महिलाएं ही हैं जो अपनी बाउंड्री सेट नहीं करती, सहती जाती हैं, बर्दाश्त करती जाती हैं, बहुत पेशेंटली डील करती, बहुत अच्छी बात है। लेकिन छोटी सी गलत बात हुई तभी पोलाइटली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर बात पे लड़िए, आर्ग्यूमेंट कीजिए, लेकिन पोलाइटली बट न्यूट्रली, फर्मली अपनी बात कहिए ज़रूर कि ये गलत है। क्योंकि क्या होता है, शुरू में जब आप गलत बात पे रिएक्ट नहीं करते हैं तो धीरे 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 आप अपनी बाउंड्रीज़ लूज़ करते जाते हैं। फिर जब वही बात आपके अगेंस्ट में बड़ी कुछ बात आती है और फिर जब आप एकदम से रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो बड़ी आपको लगता है बहुत गलत बात है, तो फिर सामने वाला पर्सन उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, आपके रिएक्शन के लिए तैयार नहीं होता है। इसका जो एग्जाम्पल यही है ना, जैसे छोटा सा एक कहानी है कि एक जो फ्रॉग है, दो फ्रॉग्स को, दो मेंढक को गर्म पानी के उबलते हुए पानी में डालते हैं और एक का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ाते हैं, तो वो एडजस्ट करता जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता जाता है, और अल्टीमेटली पानी का जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ जाता है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। और एक का टेम्परेचर एकदम से बढ़ाते हैं तो वो बाहर आ जाता है, या वो उसके लिए एक एक्शन ले लेता है, रिएक्शन करता है। तो मुझे लगता है छोटी सी ही बातों पे हमें अपना ओपिनियन, अगर हमें वो गलत लगता है तो देना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ हमें खुद सेट करनी चाहिए। बट बाउंड्रीज़ के साथ एक वर्ड आ जाता है फिर, एटीट्यूड बहुत है। इसमें तो एटीट्यूड बहुत है, इसमें एरोगेंस बहुत है। राइट, एब्सोल्युटली। देखिए मैं जब अपने एटीट्यूड और माइंडसेट की बेस की जो क्लास लेती हूँ, सेशन लेती हूँ, अचीवर्स माइंडसेट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही रहता है कि आप लोग एटीट्यूड से क्या समझते हैं। और बहुत कम मुझे सही आंसर मिलते हैं कि एटीट्यूड वर्ड का मीनिंग क्या है। एक्चुअली एटीट्यूड वर्ड जो है बहुत ही मिसअंडरस्टूड वर्ड है। बिल्कुल। एटीट्यूड का मतलब ये होता है द वे यू थिंक, द वे यू अप्रोच टू अ सिचुएशन एंड द वे यू एक्ट। लेकिन उसके लिए क्लिशे वो बन चुका है कि वो एटीट्यूड ज़्यादा दिखा रही है। लेकिन हाँ, एरोगेंस कहा जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि आप अपनी बात रखिए फर्मली, लेकिन बहुत पोलाइटली रखिए, पोलाइटली रखिए, फर्मली रखिए। और बाउंड्रीज़ तो देखिए आपको बनानी ही पड़ेगी। एक बार आप एरोगेंट कहलाएंगे सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन जो लोग आपको क्लोजली जानते हैं, जो आपके क्लोज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, वो समझेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। बिल्कुल। उनके लिए आप जब हमेशा खड़े रहोगे तो उनको पता रहेगा कि हाँ ये रियल में एरोगेंट नहीं है। और कहती है ना, हमारी अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग पर्सनालिटी होती है, तो हर जगह एक तरीके की पर्सनालिटी रखने में बहुत नुकसान होता है। आई वॉज नेवर एबल टू ओपिनिएट माई वॉइस। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे कन्फेस करना चाहती हूँ कि शुरू में मैंने बिल्कुल भी कभी भी किसी भी बात का
ना जिसे कहते हैं विरोध नहीं किया। मुझे लगा हाँ ये ठीक है, मैं समाज की बात कर रही हूँ, आसपास अपने लोगों की बात कर रही हूँ। लेकिन क्या होता है, जैसे धीरे धीरे जब आप एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाते हो तो इट्स नॉट कि जो सक्सेस आपके सर पे चढ़ जाती है, इट्स अबाउट आपका दिमाग खुल जाता है, आप सोचने लगते हो, आपके अंदर सेंसिबिलिटी आती है, मैच्योरिटी आती है, एक अप्रोच आती है, एक देखने का समझने का नज़रिया होता है। तब फिर आप चीज़ों को समझ के बोलना शुरू करते हो कि मैंने पहले नहीं बोला तो उसका ये रिज़ल्ट निकल रहा है, तो अब मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मुझे ये नहीं आगे फेस करना है। बट स्टार्टिंग में डर रहता है। यस, बिल्कुल। जैसे आप बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखें, वो एक वक्त के बाद जाकर बताती है कि स्टार्टिंग में हमारे साथ ये हुआ। तो स्टार्टिंग में बोलने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हाँ, फिर आगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। वो देखिए वो जोन अलग होता है, एक फियर जोन जो होता है, पहले इंसान क्या कंफर्ट जोन में रहता है। मैं अपने सेशंस में भी ये बात बोलती हूँ हमेशा कि कंफर्ट जोन बहुत कंफर्टेबल जोन रहता है, हम कंफर्टेबली बैठे हुए हैं आराम से, लेकिन कंफर्ट जोन इज़ अ डेड जोन, वहाँ कोई ग्रोथ नहीं होती। आपको कंफर्ट जोन से निकल के बाहर जब आप चैलेंज फेस करने जाते हो तो फियर जोन में आते हो, और उस फियर को जब आप फेस कर लेते हो तो आप लर्निंग ग्रोथ में आते हो, लर्निंग जोन में आते हो, एंड तभी आपकी ग्रोथ होती है। तो मैं उन एक्ट्रेसेस को भी देखिए जज नहीं करूँगी जिन्होंने शुरू में आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि उनके अंदर इतना करेज नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जब एक बार वो सक्सेसफुल बन जाती हैं तो उनके अंदर एक हिम्मत आ जाती है, करेज आ जाता है, या हो सकता है उस वक्त उनको समझने वाला कोई नहीं हो, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं हो, और वो खुद इतनी करेजियस या ब्रेव नहीं है कि वो खुल के अपनी आवाज़ बोल सकें। और पहले भी देखिए, पहले इतना खुल के लोग नहीं बोलते थे, आजकल एनवायरनमेंट जो है बहुत ओपन हो गया है और सपोर्टिव हो गया है। बिल्कुल। तो इस वजह से वो बोल पा रही हैं। औरत औरत की दुश्मन होती है, ऐसा कहा जाता है। आपको क्या लगता है? मेरे पास दोनों एग्जाम्पल्स हैं दोनों ही हैं, और आई एम रियली ग्लैड। मैं ये जो पर्टिकुलर क्लिपिंग है ये मेरी फ्रेंड्स को डेडिकेटेड है, जो बहुत ही प्यार करती हैं मुझे और मेरी चीज़ें मुझे बताती हैं कि देखो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ठीक करो। और जो आपकी कमी बताता है आपके फेस पे सामने, वो आपका सच्चा फ्रेंड होता है। जब आपको ज़रूरत है आप उनको आधी रात को भी कॉल कर सकते हो, ठीक नहीं लग रहा है तो आप बोल सकते हो कि बिल्कुल मिलना है, हमें बातें करनी है। और पूरी मेरी जो जर्नी रही, खासकर 1 साल में मैंने डिस्कवर किया कि कितनी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जो मुझे दिल से चाहती हैं। जाने के पहले जो किसी भी कॉन्टेस्ट में, कंपटीशन में आप जाते हो तो उसके पहले जो थोड़ा सा एक प्रेशर और एंजाइटी और नर्वसनेस रहती है, उसके लिए मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर सारे गुण हैं, बस विश्वास करो अपने ऊपर, जो गुण दूसरों में नहीं है वो तुम में है। तो वो एक आपको एक अंदर अलग जोश से भर देता है। प्लस कोई फ्रेंड आपको अगर ये बता रही है कि तूने जो ड्रेस पहनी है जिसकी सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इसको ये ठीक करा, ये ठीक नहीं लग रहा है, तो वो आपकी रियल फ्रेंड है। तो आई एम ब्लेस्ड विथ रियल फ्रेंड्स, बट येस मुझे कभी कभी सुनने को मिलता है कि वो तो आपके बारे में ये कह रही थी, वो तो आपके बारे में ये कह रही थी। तो ठीक है, जेलसी जो है, मैंने अपनी रील में कहा भी है कि व्हेन पीपल आर क्रिटिसाइजिंग यू बिहाइंड योर बैक, अगर आपके पीठ पीछे लोग आपके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मतलब आप उनसे आगे हो। और जेलसी वो चीज़ होती है, वो फैक्टर होता है कि जो आपको, अगर आप किसी के लिए जेलस है मतलब आप वैसा बनना चाहते हैं और आप नहीं बन पाए हैं। तो आई अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, इट्स ओके। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या गलत कह रहा है, लेट देम स्पीक, वो फ्री हैं बोलने के लिए। बट येस ऐसा होता है कि जो फीमेल्स हैं कई बार अनजाने में थोड़ी इमेच्योरिटी में, जेलसी में कुछ कह देती हैं दूसरी फीमेल्स के लिए। बट येस दोनों तरीके की फीमेल्स होती हैं। फीमेल फ्रेंडशिप्स के बारे में बहुत कम बात होती है। मोस्टली लोग ये कहते हैं लड़के बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, एक साथ चाय पीने जाते हैं, एक को काम होगा तो 2 लोग साथ में जाएंगे। फीमेल नहीं जा पाती। आप ये देखिए ना कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे अभी रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के वो हर वक्त नहीं जा पाती है। अब जैसे हमारे फ्रेंड्स का एक ग्रुप है,
1 महीने से हम लोग 4 फ्रेंड्स हैं, हम एक डेट नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं मिलने की। किसी दिन किसी के घर में बच्चे की कोई एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, किसी दिन किसी का वर्क इशू है, सो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी कि रिस्ट्रिक्शंस तो हैं ही, कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो जाती हैं। लेकिन यस, दिल से कनेक्टेड रहती हैं और फ़ोन पे कनेक्टेड हो जाती हैं, कभी कभी वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाती हैं, और जब मिलती हैं तो बहुत दिल से खुल कर के मिलती हैं। तो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स भी होती हैं और बहुत सालों पुरानी भी होती हैं, और कई बार बहुत नई फ्रेंड्स भी जो होती हैं वो आपसे अपनी सीक्रेट शेयर करती हैं और अपनी दिल की बात करती हैं। तो रियल फ्रेंड फीमेल फ्रेंड्स भी बहुत क्लोज़ होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि एक मेल मेंबर की भी फीमेल फ्रेंड हो सकती है। इसके ऊपर भी बात बहुत कम होती है कि कभी भी कोई एक मेल मेंबर अगर फीमेल मेंबर के साथ बैठ के बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर इनटू समथिंग दैट इज़ अनएथिकल और इलीगल। इट कैन बी कि दिस दे कैन डिस्कस। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक मेल मेंबर है, वो अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, मे बी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, और वो अपनी वाइफ की जो पॉइंटर्स हैं वो अपनी फ़ीमेल फ्रेंड से डिस्कस कर रहा है, बिकॉज़ एक फ़ीमेल का माइंडसेट बहुत अच्छे से समझ सकती है, तो वो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सजेशन दे सकती है, क्योंकि मेल मेंबर्स का माइंडसेट अलग होता है, वो अलग तरीके से सोचते हैं। फीमेल्स इमोशनल होती हैं, मेल मेंबर्स ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होते हैं। इट्स ऑल साइंटिफिक, ज़्यादा डोमिनेंट वो फैक्टर रहता है। तो अगर एक फीमेल फ्रेंड मेल फ्रेंड को अगर ये एग्जाम्पल देती है, कुछ सजेशंस देती है कि दिस इज़ व्हाट यू कैन डू with your wife to improve the relationship, but this is a very healthy relationship. इसको मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, एंड आई कैन प्राउडली से कि मेरे मेल फ्रेंड्स भी हैं और वो मेरे हस्बैंड से भी मिलते हैं, एंड माई हस्बैंड ऑल्सो नोज़ कि हाँ ये मनीषा के फ्रेंड्स हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ही इज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल। उनको भी पता है कि मनीषा कितनी मैच्योर है और कितनी कम्फर्टेबली बात करती है, या शी नोज़ हर बाउंड्रीज़। तो इस बारे में भी बात होनी चाहिए निधि कि मेल मेंबर और फीमेल मेंबर्स फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हो सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो पुरानी एक मानसिकता है ना कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते, लड़के के दिमाग में हमेशा ये चल रहा होता है कि ये पट जाएगी, ये बहुत सुना है मैंने, बहुत ज़्यादा। बट उसके ऊपर जिस तरीके की रील्स बनती हैं कि नहीं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेल और फीमेल कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स अबाउट द कनेक्शन कि आप कितनी किस एम्पैथी से और किस अंडरस्टैंडिंग से बात कर रहे हो। किसी भी रिलेशनशिप में बातचीत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो अंडरस्टैंडिंग आती है। तो अगर आपके घर में फैमिली फ्रेंड्स को के साथ अपने घर में अगर आप फैमिली को ये बात बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करके रखते हो कि आप ये मेरे फ्रेंड्स हैं और दिस इज़ व्हाट इट इज़, घर पे भी आते हैं और मैं उनके साथ भी बाहर जा रही हूँ, तो अगर आपने वो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके रखी है दोनों तरफ से। बिल्कुल। देखिए कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक वाइफ का हस्बैंड अगर अंडरस्टैंडिंग है तो हो सकता है कि उस मेल मेंबर की वाइफ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, ये कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत क्लैरिटी से बात होनी चाहिए। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो खुल कर के बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि कुछ अपने ही दिमाग में आप थॉट्स बना लो और फिर उसके ऊपर कुछ नेगेटिवली रिएक्ट करो। बहुत सारी वर्किंग विमेन के साथ ही होता है। आपने जैसे बताया आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बट बहुत फीमेल को मैंने सुना है कि हमेशा कहते हैं ना कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आदमी जब बाहर जाता है बिल्कुल वो टेंशन फ्री रहता है, क्योंकि उसको पता है एक औरत घर संभाल रही है। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे उनके घर में जो मर्द है उसका हाथ है, ये उसे घर आकर ज़बरदस्ती कहना पड़ता है, हालांकि उसका कोई हाथ नहीं होता। वो हर रोज़ लड़ के एक नया दिन शुरू करती है, हर रोज़ आकर सारा घर का काम करती है, एक नई स्ट्रगल होती है। बच्चे भी, क्योंकि बच्चे जब अच्छा नहीं करते तो भी उसको ही कहा जाता है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की होती है। मतलब ये अगेन समाज की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारी है, वो एक फ़ीमेल की है और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ़ीमेल की है। और सबसे बड़ी बात अगेन, फ़ीमेल भी इस बात को बहुत एक्सेप्ट कर चुकी है अच्छे से, डीपली,
कि मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बच्चे अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं, बाई चांस अगर उन्होंने ठीक से बिहेव नहीं किया या पढ़ाई में ठीक से परफॉर्म नहीं किया या कहीं भी उनको कुछ जाना करना है, तो ये अल्टीमेटली एक मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कुछ जो ये समाज के हमारे जो नियम बन चुके हैं, इनको बदलने का समय आ चुका है। बिकॉज़ पहले जो फीमेल है वो बाहर जाके काम नहीं करती थी, अब अगर वो बाहर जाके काम करती है तो उसको सपोर्ट चाहिए ही होगा। देखिए, एक फ़ीमेल है, मैंने बात नोटिस की है, बहुत सारी आसपास फीमेल्स को मैं देखती हूँ कि भले उन्हें घर से सपोर्ट हो या नहीं हो, वो बाहर जाके बहुत अच्छा करती हैं और कर सकती हैं। लेकिन जब उनको घर से सपोर्ट होता है ना, तो वो और बहुत खुश होकर करती हैं और बहुत प्रसन्न मन से करती हैं और बहुत पॉजिटिव रहती हैं, बहुत हैप्पी रहती हैं और अपने घर पे आके और कमिटेड तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं। तो इट्स बेटर टू सपोर्ट देम। और ये कोट अभी पीछे हर बार विमेंस डे के आसपास बहुत पॉपुलर हो जाता है कि मेल मेंबर्स ने और सोसाइटी ने फीमेल्स को स्ट्रॉन्ग तो बना दिया है ना, विमेन को स्ट्रॉन्ग तो बना दिया, पर उस स्ट्रॉन्ग वुमेन को हैंडल कैसे करें ये मेन को नहीं सिखाया है। बिल्कुल। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि आप इंडिपेंडेंट बन गए, है ना, आप फिनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो गए, तो आप मेंटली भी इंडिपेंडेंट हो गए, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गए। तो क्या होता है कि ठीक है, इस बात को बहुत अप्रिशिएट करना कि येस शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी इज़ माई वाइफ या शी इज़ माई डॉटर या शी इज़ माई सिस्टर, बहुत अच्छी बात है। तो वो सिर्फ वर्क प्लेस पे भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, वो घर पे भी इंडिपेंडेंट रहेगी, उसका एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, उसको ब्रेवली एक्सेप्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कई बार मैंने देखा है मेल मेंबर्स के लिए, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अच्छा ये इतना अच्छा कैसे कर सकती है मेरे बगैर। इंडिपेंडेंट होने के बाद औरत सेल्फिश हो जाती है, ऐसा भी सुनने को मिलता है। हाँ, क्योंकि वो ओपिनियन देने लगती है और जब उसकी बात नहीं मानी जाती, ऑब्वियसली उसे गुस्सा आएगा, वो अपने डिसीजंस लेती है, तो उसको सेल्फिशनेस कह दिया जाता है। देखिए, थिन लाइन है बहुत बीइंग सेल्फिश और सेल्फ केयर में, सेल्फ रिस्पेक्ट में। बिल्कुल। तो सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। मैं अपने सेशंस में भी बात कहती हूँ कि व्हाट इज़ देयर इन योर कप, आपके कप में क्या है। आपके कप में अगर प्यार भरा हुआ है तो प्यार छलकेगा, आपके कप में अगर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी छलकेगी। तो व्हाट इज़ देयर इनसाइड यू, अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, तो वही झलकेगा, वही छलकेगा। तो यू नीड टू रीफिल योर कप। सबसे पहले आपको अपने अंदर की जो नकारात्मकता है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, वो क्लीन करनी पड़ेगी। वो आप कैसे क्लीन कर पाएंगे? जब अब अपने आप को समय देंगे, मी टाइम देंगे, अपनी केयर करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तभी वो चीज़ें निकलेंगी। तो मी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप, जब आप लव, एनर्जी और पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे, तभी तो अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में वो बांट पाएंगे। बिल्कुल। और जहाँ तक बात है सेल्फ रिस्पेक्ट की, अगेन ध्यान रखिए कि अगर आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कोई सीवियर एलिगेशन लगा रहा है, तो इट्स योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन हाँ, हर बात में रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, ये मेल और फीमेल दोनों के ऊपर लागू होता है। अगर आप हर बात पे रिएक्ट करेंगे तो फिर ऐसे कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। हर बात को आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपको रिलेशनशिप आगे निभानी है तो हर बात में आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें इग्नोर कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ जो ज़रूरी बातें हैं उसको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपने जो सेल्फिश की बात कही ना, कि अभी तक क्या है, समाज रेडी ही नहीं था कि हाँ, विमेन भी अपने सेल्फ केयर की बात कर सकती है। कुछ साल पहले तक सेल्फ केयर क्या था कि हाँ ठीक है, पार्लर चली गई, ब्यूटी पार्लर, लेकिन नाउ दे वांट टू गो टू रिट्रीट फॉर 4 days, सोलो ट्रिप, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप, राइट, एंड दे वांट टू, घर में भी 24 घंटे में भी कुछ समय मुझे चाहिए, अभी मुझे अकेला छोड़ दो, वो मी टाइम। तो समाज और फैमिली शायद इस बात के लिए रेडी ही नहीं है कि एक माँ का या एक वाइफ का पूरा टाइम उनके लिए ही है, घर के लिए, तो वहाँ उसको फिर सेल्फिश कह दिया जाता है। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत से काफ़ी समस्याओं का निदान हो सकता है और बैठ के बात करनी चाहिए कि राइट नाउ आई नीड सम टाइम टू रिकवर, या मैं बहुत थक गई हूँ तो मुझे थोड़ा समय चाहिए,
और फिर अगर वो ये देखेंगे कि आपने जब अपने आप को थोड़ा सा अपना ध्यान रखा और आप वापस आकर के पॉजिटिविटी से उनसे मिल रहे हो, तो दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इसको ये समय देना बहुत ज़रूरी है, और वापस आके ये और बहुत प्यार से मिलती है या बहुत सारा प्यार करती है, बहुत अच्छे से केयर करती है, तो वो चीज़ फिर एक्सेप्ट हो जाती है। फैमिली वाले फिर समझने लगते हैं इस बात को। हमें भी बदलाव लेकर आना पड़ेगा, एंड इट स्टार्ट्स विद यू। एवरी चेंज इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू, विद इन यू। आप इतनी सारी ट्रेनिंग्स करती हैं, ऑब्वियसली ट्रैवल होता है, स्ट्रेस भी होता होगा, और अलग अलग जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उसको अलग तरह का कंटेंट उसके लिए रेडी करना होता है, ऑफिसर्स हैं तो अलग तरह का कंटेंट। तो अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? मेरा जो मी टाइम होता है वो मॉर्निंग का रहता है। जब बिटिया को स्कूल बस में छोड़ देती हूँ और सब घर पे सो रहे होते हैं या वो स्कूल नहीं भी जाती है, तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम मेरा टाइम होता है, बिकॉज उस वक्त सब सो रहे होते हैं, उस वक्त ज़्यादा कोई फ़ोन भी नहीं आते। एंड जनरली मैंने देखा है जब अगर कोई सुबह उठ जाते हैं तो वो अपना टाइम मोबाइल पे ही वेस्ट कर देते हैं। तो वो टाइम आई स्पेंड इन नेचर। आई गो टू माई योगा क्लास। मैंने भी पिलाटेस जैसे ज्वाइन किया था कॉन्टेस्ट के पहले, तो वो जब मैं कुछ एक फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हो, मॉर्निंग नेचर में रहते हो, मॉर्निंग सनलाइट में रहते हो, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। और वो सुबह का जो मैं मॉर्निंग का जो टाइम है वो मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है। और उसके अलावा मैं अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करती हूँ, हो जाती हूँ कभी कभी, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। इमोशंस ओवरवेल्म, यस, कभी कभी आपके एकदम से इमोशंस ओवरवेल्म हो जाते हैं, कभी आप इरिटेट भी हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो। फिर मैं बैठती हूँ और ये सोचती हूँ कि जब मैं अपने कैंडिडेट्स को ये बताती हूँ कि आपको अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, तो नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। तो फिर से मैं अपने सॉक्स पुल करती हूँ और अपने आप को जो भी मैं टिप्स अपने कैंडिडेट्स को देती हूँ वो सारे अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वापस बैक ऑन द फुट हो जाऊँ। अभी मैं रिसेंटली एक रील देख रही थी जिसमें एक आंटी हैं, वो डांस की बड़ी शौकीन है, और उनके जो इन लॉज थे और उनके जो हस्बैंड थे वो अलाउ नहीं करते हैं डांस करना। तो जब उनके हस्बैंड की और उनके इन लॉज की डेथ हो जाती है तब वो डांस को दोबारा से शुरू करती हैं, और एक रियलिटी शो पर आकर वो ये बात बताती। तो बड़ा दुख होता है ये चीज़ देख के। तो क्या अभी भी लगता है आपको कि ऐसी फीमेल्स हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि औरतें सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं, ऐसा अब कुछ नहीं है। देखिए निधि, जो समाज है वो अलग अलग तरीके के लोगों से बना हुआ है ना। जैसा कि आपने कहा कि हम जब अपने सर्कल में मूव करते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं है, राइट। लेकिन मैं देखती हूँ कि हमारे सर्कल में भी बहुत ही टैलेंटेड वेमेन हैं जो बाहर जाके काम कर सकती हैं, लेकिन उनके फैमिली में कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम जा कर के शॉपिंग करो, किटी में जाओ, घूमो फिरो, राइट। तो वो मानसिकता कहीं कहीं अभी भी है। मैं ये नहीं बोलूँगी हर जगह है, बहुत विमेन आगे आके काम कर रही हैं, और बहुत सारे मेल मेंबर्स, बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ को बहुत मोटिवेट करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं और मेरी बहुत फ्रेंड्स के भी हस्बैंड्स हैं जो मोटिवेट करते हैं कि नहीं चलो तुम्हें भी काम करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। बाहर जाने से एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, अलग इंडिपेंडेंस आती है। तो दोनों तरीके के लोग हैं। लेकिन यस, पहले के ज़माने की हम बात करें तो ये ज़्यादा था कि फ़ीमेल्स पढ़ी लिखी हैं, और लेकिन जब वो शादी होकर के अपने ससुराल में आती हैं तो उन्हें जॉब करने की इजाज़त नहीं होती है, या घर की ही इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो बाहर जाके काम नहीं कर पाती हैं। तो दोनों ही तरीके के लोग हैं। बट ये बात है कि एक फ़ीमेल बीइंग अ फ़ीमेल, मैं एक फ़ीमेल को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं लेकिन आप करना चाहती हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, घर के काम तो ऐसे हैं वो अंतहीन हैं। जब हम घर में होते हैं तो पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन जो वर्किंग बाहर जाके काम करती हैं महिलाएं, वो भी घर की जिम्मेदारियां निपटा के फिर बाहर जाके करती हैं। तो उससे क्या होता है, जब वो बाहर जाती हैं, बाहर के लोगों से मिलती हैं, मेल मेंबर से भी मिलती हैं, तो उनको पता चलता है कि समाज में क्या चल रहा है। ओपन माइंड रहता है, उनका माइंडसेट अलग रहता है, और वो माइंडसेट आपके अपने ग्रोथ के लिए और आपके अपने बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनको खुद आगे आना चाहिए। और अपने कमाए हुए पैसे के साथ फ्रीडम आती है कहीं काफ़ी हद तक एक अलग कॉन्फिडेंस आता है,
कि हस्बैंड आपको पैसे दे रहा है कि जाओ जाके शॉपिंग करो, वर्सेस आपने जो अर्न किया है और उससे आप शॉपिंग कर रहे हो, तो एक फीलिंग अलग रहती है। शॉपिंग कर रहे हो, या मेरा तो जब कुछ भी अर्न करती हूँ तो मेरा तो साल में एक रहता है कि मुझे बाहर जाके कोई कोर्स करना है, एक कोई स्किल डेवलप करनी है। खाली शॉपिंग की बात नहीं होती है, ये भी होता है कि हाँ मुझे अपने ऊपर स्पेंड करना है। आप कैसे स्पेंड करना चाहते हो मनी, उसमें आपकी इंडिपेंडेंस रहती है। और वो ज़माने गए जब हमारी मम्मी भी पढ़ी हुई थी, राइट, शी वॉज कॉलेज ग्रेजुएट, बीएड, लेकिन जब वो मैरिज होकर के आई तो उन्होंने, और वो इनफैक्ट बैंक में जॉब भी करती थी शादी से पहले, कुछ समय तक उन्होंने काम किया। लेकिन बस यही हुआ कि तब मम्मी के भाई यानी मेरे मामा जी ने कहा कि तुम जॉब करोगी तो फिर लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। और मम्मी ने काम नहीं किया आगे, एंड शादी के बाद नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है, मैं आज अपनी मम्मी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बाहर जाके काम कर रही होती तो वो शायद और एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती। तो मेरा तो सारी महिलाओं से यही एक अनुरोध है कि आप कुछ ना कुछ काम ज़रूर बाहर जाके करें। अगर आप रेगुलरली नहीं कर सकती तो कभी जा कर के कभी कभी करें, लेकिन ज़रूर जाएं, बाहर जाएं, समाज में जाएं, सिर्फ घर के ही अंदर कुएं के मेंढक बन के ना रहें। एक फ्रस्ट्रेशन भी आता है, यस, जो बच्चों पर भी निकलता है शायद बाद में, कि मैंने अपना पूरा जीवन तुम लोगों के लिए लगा दिया, पूरा इस जीवन जो है अपने घर पे लगा दिया, बच्चों पे लगा दिया, मुझे आज क्या मिला। बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, विमेन डिप्रेस होती हैं, उनको उनके अंदर एक अवसाद, एक दुख भर जाता है कि मेरी पहचान क्या है, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। देखा है मैंने ये, मैं जैसे काउंसलिंग लेती हूँ तो उसमें बहुत सारी जो विमेन है आकर के बात कहती है। और मतलब मैं नाम तो किसी का नहीं कोट करूँगी यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड रिच फैमिली, संभ्रांत परिवार की भी जो महिलाएं हैं जिनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी उनके अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन होता है। कई बार हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि उनका क्या काम है, बस अच्छे से तैयार होना है और बाहर घूमने जाना है, ट्रॉफी वाइफ जिसको बोलते हैं, राइट। बट जैसे आपने मिस इंडिया जीता तो मिसेस इंडिया सॉरी मिसेस इंडिया जब जीता तो एक कहीं ना कहीं सोसाइटी की धारणा है कि ये प्रोफेशन शायद उतना अच्छा नहीं है अगर आप इसमें जाते हैं। ये ग्लैमर वाला जो प्रोफेशन होता है इसमें काफ़ी चीज़ें गलत होती हैं, बट ये तो हर प्रोफेशन में होती हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप ये कह रही हैं कि ये तो हर प्रोफेशन में हो सकती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, हम यहाँ पे भी महिलाओं की बात कर रहे थे, वहाँ पे एक कैटेगरी थी ब्यूटी पैजेंट में, कैटेगरी मतलब एज वाइज कैटेगरी, उसमें जो महिलाएं थी जो 55 प्लस अबव थी और 65 इयर्स की भी महिला थी और 67 इयर्स की भी थी। तो वो वाला जो ग्रुप था ना वहाँ पे, हमारे मम्मीज़ की एज वाला ग्रुप, दैट क्राउड वॉज द मोस्ट एनर्जेटिक क्राउड, मोस्ट एंथुसियास्टिक क्राउड, इतना हैप्पी, हर चीज़ को इतना इन्जॉय कर रही हैं, डांस इतना इन्जॉय कर रही हैं, टैलेंट राउंड के लिए इतना बढ़िया प्रिपेयर करके आई थी वो, डांस, सॉन्ग और जो बाकी चीज़ें। तो उनको देख के इतना अच्छा लग रहा था, उनके सामने हम लोग फीके पड़ रहे थे कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो वो क्यों निकल रही थी कि हमने अपना पूरा जीवन परिवार को दे दिया, बच्चों को दे दिया, समाज को दे दिया, अब हमारी बारी है जीने की। उनको देख के ये लग रहा था, तो ये इस संदर्भ में बात निकली थी। देखिए ये सब मिथ हैं, मिसकंसेप्शन है कि ये फील्ड बुरा है। हम वहाँ पे थे तो देयर वर 55 कंटेस्टेंट्स, 55 फीमेल्स थी प्लस 5 जो ऑर्गेनाइजिंग टीम में थी, ओनर एंड जो उनकी टीम में थी वो भी फीमेल्स थी। एक सर थे जो नेशनल ग्रूमर थे एंड फ्यू फोटोग्राफर्स, 4-5 फोटोग्राफर्स थे। हमें एक बार भी 4 दिनों में 4 डेज़ हमारे वहाँ ग्रूमिंग सेशन चले थे, एक बार भी हमें कोई डिस्कम्फर्ट की फीलिंग नहीं आई कि कोई हमें ऐसे देख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। मेकअप आर्टिस्ट भी थे जो मेल मेंबर्स थे और फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स थे, वो मेल मेंबर्स थे, बट एक बार भी डिस्कम्फर्ट की फीलिंग नहीं आई। देखिए ये आपके हाथ में है कि आप अपनी डिग्निटी, अपना ग्रेस, अपना एलिगेंस आप कैसे रखते हो। आपकी डिग्निटी आपके हाथ में है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रोफेशन में या इसी फील्ड में, ग्लैमर में कुछ गलत हो रहा है जो आप नहीं करना चाहते हो, तो यू कैन ऑलवेज टेक योर डिसीजन। आप चॉइस ले सकते हो कि मुझे ये करना है या ये नहीं करना है, वो चॉइस तो आपके हाथ में है। लेकिन होता क्या है
जब इतनी ग्लैमर वर्ल्ड की जो दुनिया दिखती है तो उसमें कई बार पहले फीमेल्स को ये लगता था कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, इसलिए शायद वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती होंगी, बट द चॉइस इज़ योर्स। बिल्कुल, क्योंकि ये तो किसी भी प्रोफेशन में, हर प्रोफेशन में मेल और फीमेल दोनों हैं। बिल्कुल। जैसे आपने कहा आप स्मॉल टाउन से हैं और स्मॉल टाउन में आपकी मदर एजुकेटेड थी बट वो वर्किंग नहीं थी, उनकी भी कुछ एम्बिशंस रही होंगी, तो आपको इतना एम्बिशियस बनाने में क्या उनकी वो दबी हुई एम्बिशंस का भी हाथ हो सकता है? कभी उन्होंने डायरेक्टली तो सच नहीं कहा, लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए वो हमेशा मोटिवेट करती थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि पापा ने भी बहुत घर पे एजुकेशन का माहौल था तो पढ़ाई लिखाई पे पूरा ध्यान दिया। लेकिन अगर आप बोलेंगे मोटिवेट करने के लिए, एम्बिशियस बनाने में, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज़ ही वाज द वन। मैंने जब लास्ट ईयर मिसेस सेंट्रल इंडिया का जब टाइटल विन किया था तो मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था कि मैं आगे भी जाऊंगी, इसमें कुछ करूंगी, बट ही वाज द वन कि तुमने जब स्टेट लेवल का पैजेंट विन किया है और वहाँ पर नेशनल लेवल के ग्रूमर्स आए हुए थे, तो आफ्टर विनिंग द टाइटल वो मिले उनसे, तो उन्होंने शायद कहा होगा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये नेशनल लेवल पे जा सकती है या व्हाटएवर, डिटेल्स तो मुझे नहीं मालूम, बट जनवरी में ही, दिसंबर में मैंने टाइटल विन किया है और जनवरी में ही उन्होंने मुझे नेशनल कॉन्टेस्ट का ऑडिशन दिला दिया था। वाह। इसके पहले भी शुरुआत में जब यूपीएससी प्रिपरेशन उन्होंने ही कहा कि बिल्कुल करो, और अभी भी जैसे अब तो मैं इंडिपेंडेंटली बाहर जाती हूँ बिकॉज़ बिटिया बड़ी हो गई है, पर जब पहले कुछ साल पहले बिटिया छोटी थी और बाहर की कोई अपॉर्चुनिटी आती थी तो वो मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मैं, हम तीनों भी जाते थे कि मैं इसको होटल में संभाल लूँगा, तुम जा करके अपना काम करके आ जाओ। तो ही मेड मी एम्बिशियस। मेरे कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशंस नहीं थे, बट हाँ, आप जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर भी वो एम्बिशंस आते जाते हैं कि अच्छा मैंने ये किया, अब मुझे ये करना है, हाँ मुझे अपना और बेहतर करना है। अभी ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी माँ के साथ शायद उतनी बातें नहीं की बैठकर जितनी करनी चाहिए थी। तो हम अक्सर बात करते हैं जनरेशन गैप की, जो सन और फादर के बीच में होता है कि एक एज आने के बाद फादर और सन में डिस्कशन कम हो जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, हग नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाते हैं। मदर डॉटर के जनरेशन गैप की बहुत कम बात होती है। तो क्या ये अब, जैसे आपकी भी बेटी है और आपकी मदर भी थी, तो जो मदर और आपके बीच में गैप था क्या वही सेम आपके और बेटी के में है या अब चेंज हो रहा है? बहुत चेंज हो रहा है। मैं तो बहुत बातें करती हूँ अपनी बेटी से, उसकी फ्रेंड्स के बारे में भी पूछती रहती हूँ। और इनफैक्ट अभी जब इस बार वैलेंटाइन डे आया था तो मैंने उससे पूछा था क्यों तुम्हें किसी ने प्रपोज नहीं किया, तो शी वाज लाइक मम्मा आप भी, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज़ दिस, विल यू अलाउ मी टू हैव अ बॉयफ्रेंड। उसने मुझे धर्म संकट में डाल दिया कि अगर मुझे किसी ने प्रपोज किया तो क्या आप अलाउ करोगी। सो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बेटी से, बेटे से, दोनों से बहुत खुल के बात करूं। उसके व्यूज़ एकदम अलग हैं एंड मेरे व्यूज़ अलग हैं, क्योंकि मैं एक अलग जनरेशन की हूँ, वो एक अलग जनरेशन की है। बट इस बात को मैं समझती हूँ कि हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज़ हम लोग साथ में कैसे चलेंगे अगर हम बैलेंस नहीं बनाएंगे। थोड़ा वो समझे मेरी बातों को और मैं उसकी बातों को समझूं, और तो हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, आजकल के बच्चे, जो एक बहुत ही टिपिकल डायलॉग है, वो नहीं समझ पाते और वो समझना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि हमें जो जैसा लग रहा है वो सही है और वैसा ही होना चाहिए। पेरेंट्स बहुत एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि जहाँ तक बच्चों के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, उनके साथ मस्तियाँ करने की ज़रूरत है। सिर्फ हर वक्त उनको डांटने की या सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें थोड़ी अवॉइड करके छोड़ भी देनी चाहिए, क्योंकि आपको हर वक्त कोई अगर डांटता रहेगा, टोकता रहेगा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि उनसे कई बार मस्ती की बात करें। तो जैसे वो कहती है मम्मा आप कुछ ज़्यादा ही फ्रीली बात नहीं कर रहे हो, मेरी सारी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम्हारी मम्मा तो बहुत कूल है, वो तो तुम्हें कहीं जाने के लिए मना नहीं करेंगी। अब जैसे उसको मॉल ही जाना है, आई वॉज नॉट इन भोपाल, तो आई वॉज लाइक कौन तुमको छोड़ेगा, ड्रॉप करेगा, कौन पिक करेगा, जब मैं रहती हूँ तभी प्लान्स बनाया करो। मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, मुझे जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो कहीं ना कहीं चिंता लगती है। और यहीं पर डिफरेंस आ जाता है एक बॉय और गर्ल का भी।
सेफ्टी का जो कंसर्न। यस, जब मेरा बेटा बाहर जाता था, अब तो बड़ा हो चुका है, तब इतनी चिंता नहीं लगती थी जितना बिटिया के जाने पे चिंता लगती है, क्योंकि आप तो ठीक है चेंज हुए हो, आपका माइंडसेट ओपन हुआ है, पर आपके आसपास सारे समाज का माइंडसेट वैसा नहीं है। माइंडसेट से मुझे याद आया, जैसे आप सेफ्टी की भी बात कर रही थी, अभी अगर आप लड़कियों को कह दो ना कि बेटा कपड़े थोड़े देख के पहनो, तो वो लड़कों को भी कह देती हैं और कि मेरे कपड़े छोटे नहीं हैं, सोच छोटी है समाज की। तो समाज की सोच तो नहीं बदली जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि कपड़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए, आप किस तरीके की पर्सनालिटी हैं ये झलक आपके कपड़ों से मिलती ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप देखिए, जैसे आज मैं यहाँ पर एक सेशन लेने अगर आई हूँ या इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तो मैं पार्टी की तरह ड्रेस होकर नहीं आऊँगी। तो ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेशन। आप अगर एक पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी की तरह कपड़े पहनिए, लेकिन आप एक वर्क प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ आप काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ आपका अटायर एक डिसेंट सोबर होना चाहिए, कि ताकि आपका भी फोकस काम पे रहे, आपके आसपास के लोगों का भी फोकस काम पे रहे। और समाज की सोच, हम जैसा आपने कहा, बदली नहीं जा सकती, बदल रही है, लेकिन हाँ एकदम से नहीं बदल सकती है। तो हमें थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कुछ फीमेल्स, कुछ लड़कियां इस बात से अग्री ना करें। मेरी बिटिया ही नहीं एग्री करती। उसको अगर मैं बोलती हूँ कि बेटा ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कम ऑन मम्मा, ठीक है, ये आजकल का फैशन है, स्टाइल है, आप इतना सोचते हो। तो कई बार ऐसा लगता है कि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं करूँ, लेकिन कई बार लगता है कि हाँ बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है। तो ये बहुत धर्म संकट में पड़ जाती हैं हम मम्मियाँ। और हमारी जनरेशन ज़्यादा ही संकट में है, क्योंकि हम अपने माँ बाप से भी डरते थे और बच्चों से भी डरना पड़ रहा है। तो चलिए, इसी के साथ मैम एक आखिरी सवाल है आज का, कि अभी जैसे आपने मिसेस इंडिया जीता, तो आगे भी आप इसमें कुछ करना चाहेंगी, पार्टिसिपेट, कुछ और आगे टाइटल्स के लिए आप सोच रहे हैं, या सिर्फ ट्रेनिंग्स ही अब आपको, जो आपका पैशन है, जो आप पहले से कर रही हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स, वही करेंगे? देखिए, ट्रेनिंग इज़ माई पैशन, नो डाउट अबाउट इट, और मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन जो इतनी मेहनत से मैंने जो टाइटल विन किया है, तो उससे रिलेटेड जो मुझे असाइनमेंट्स आते हैं वो भी कर रही हूँ मैं। क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपना खुद कर लेते हैं काम, तो मुझे भी काफ़ी थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, और मुझे इसमें अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि कुछ समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट मैं कर रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी लुक्स और मेकअप को इतना ध्यान नहीं दिया। 1 साल पहले तक तो मैं मेकअप भी नहीं करती थी, जितना 1 साल में मैंने मेकअप किया है शायद उतना पूरी ज़िंदगी में नहीं किया होगा। लेकिन येस, आई एम एन्जॉइंग दिस फेज़, ये लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ। तो कुछ जो अच्छे असाइनमेंट्स आ रहे हैं, शूट के आ रहे हैं, एंड आई एम इनवाइटेड एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट, तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, तो वो मैं कर रही हूँ। और बहुत लोगों का मन है कि मैं आगे इंटरनेशनल भी जाऊँ, बट ये थोड़ा सा समय के बाद में जाऊँगी, अभी इमीडिएटली नहीं जा रही हूँ, बिकॉज आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ। मैं पिछले 1 साल से बैक टू बैक 2 पैजेंट्स की तैयारी कर चुकी हूँ, और इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए आपको और एक अलग लेवल की तैयारी चाहिए होती है। इफ़ नॉट विनिंग, एटलीस्ट अपना एक रिप्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छे से करके आऊँ मैं वहाँ पे, ये मेरी इच्छा है। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलने की मेरी इच्छा है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। हम तो मैम विश करते हैं कि आप जीतें, बिल्कुल इंटरनेशनल जाएं और फिर से हमसे मिलने आएँ। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा वक्त हमें देने के लिए, और इतनी सारी अच्छी जो आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को हेल्प मिलेगी। कुछ क्वेश्चन तो मेरे पर्सनली ही थे, मैं आपको सही बताऊँ, क्योंकि मैं भी फेस करती हूँ और हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, तो इसलिए मैंने वो कुछ क्वेश्चन पूछे जो बहुत सारी। और अच्छी बात ये है कि आपका और मेरा जो ये वाला कॉन्वर्सेशन था, मैंने इसलिए इतनी सारी चीज़ों पर फोकस किया, क्योंकि हर जनरेशन की फ़ीमेल मैं चाहती हूँ इसे सुने। जो टीनेजर्स हैं वो भी इससे कुछ सीख पाएंगी, जो हमारी एज की हैं वो भी, और जो हमारी मदर्स की एज की भी हैं वो रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि हमने वो सब पे फोकस किया। सो थैंक यू सो मच इतने फ्रीली आंसर करने के लिए। इट्स माय प्लेजर निधि, मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, कि दिल की बातें मैं भी डिस्कस कर पाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।